हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं एक यूट्यूब पर कोर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस कोर्स का नाम है भारत के संविधान का विकास। तो दोस्तों, ये जो हमारा भारत के संविधान का विकास है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारत में संविधान कैसे बना। क्योंकि आप सबको पता है कि अंग्रेज़ों के आने से पूर्व या भारत के आज़ाद होने से पूर्व भारत में अनेक रियासतें थीं, अनेक छोटे-छोटे राजा थे और इन राजाओं का एक राजतंत्र हुआ करता था, जो कि वो अपने अनुसार ही शासन करते थे। उसमें समानता, बंधुत्व जो आज हमें प्राप्त है, तमाम चीज़ें संविधान द्वारा, वो पहले हमें नहीं मिली हुई थी। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि यदि भारत का संविधान नहीं रहा होगा, तो लोगों को कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर भारतीय नागरिक को भारत के संवैधानिक इतिहास को अवश्य जानना चाहिए। ये अगर आप जानेंगे कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, किन-किन परिस्थितियों में धीरे-धीरे हमको अधिकार प्रदान किए गए और अंतोगत्वा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और 26 नवंबर 1950 को जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो हमें एक स्वतंत्रता मिली और उसके माध्यम से हमारा ये प्यारा देश आगे बढ़ रहा है, विकास यात्राएं कर रहा है। तो जो भी परीक्षाएं होती हैं, कोई भी परीक्षा ले लीजिए आप, चाहे संघ लोक सेवा आयोग ले लीजिए या किसी भी राज्य की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे स्टेट पीएससी कहते हैं, जैसे यूपी पीएससी, बीपीएससी, एमपी पीएससी, कोई भी ले लीजिए या कोई अन्य एग्जाम ले लीजिए। इन परीक्षाओं में कम से कम 2 से 3 प्रश्न भारत के संवैधानिक विकास से जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो हमारा जो ये आज का वीडियो है, इसी पर आधारित है। ये जो कोर्स होगा, इसमें हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, संविधान का जो ये हमारा कोर्स होता है, संविधान विषय होता है सिविल सेवाओं के अध्ययन में, उसका सबसे महत्वपूर्ण ये खंड होता है भारत का संवैधानिक इतिहास या उसका विकास। तो उस खंड को लेकर के हम पूरी तरीके से इस कोर्स में मैं भारत का जो संवैधानिक विकास है उसे पूरा पढ़ाऊंगा। हो सकता है इसमें 2-3-4 वीडियो हो जाएं, कई पार्ट हो जाए, तो मैं इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जो कि आप हमारे चैनल पर आकर के उसको प्लेलिस्ट में से आप ढूंढ करके आप इसे पढ़ सकते हैं। इसे आप जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं इसी वीडियोज़ के ऊपर टेलीग्राम ग्रुप में एक क्विज बनाऊंगा, जहां पर आप सम्मिलित होकर के उसे लाइव सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। और यदि आप इसे अच्छे से नहीं देखेंगे, स्वयं से सोचेंगे मुझे आता है, क्योंकि मैं यहाँ पर सक्षम आईएएस प्रयागराज का बहुत दिनों से 10 वर्षों से संचालन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो कहते हैं कि सर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी होते ही, जैसे नहीं बरसात के समय में मेढकों को लगता है कि वो तो समुद्र में आ गए हैं, कुछ ऐसा है उनको प्रतीत होने लगता है। हम आपकी तुलना उनसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने पैर को धरातल पर जमा के रखिए, चीज़ों को अच्छे से जानिए। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि अब भारत के संवैधानिक इतिहास का एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं करूंगा, तब इस टॉपिक से आप आगे बढ़िए और पिछले एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि हमारे देश का संवैधानिक इतिहास कैसे शुरू हुआ, क्या था हमारा संविधान, कैसे बना, अंग्रेज देश में आए तो उन्होंने कौन कौन से नियम बनाए, इत्यादि के बारे में मैं विस्तृत जानकारी यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूं, सक्षम आईएएस के सौजन्य से। चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा 1600 ईस्वी को। किसको? 1600 ईस्वी को। ये जो 1600 ईस्वी है, इसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि 1600 ईस्वी में एक राज्य लेख जारी किया गया था ब्रिटेन की गवर्नमेंट से। जो वहाँ का राज्यलेख था, ये 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो बहुत बार परीक्षा में मात्र यही पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई। जब इसकी स्थापना की गई, तो आप ये भी जान लीजिए, इसकी जो कुल पूंजी थी मात्र 30,133 पाउंड थी।
इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 217 थी। मतलब ये जो 217 लोग भागीदार के रूप में मिलकर के इसको शुरू किए थे। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, इसके जो सदस्यों की संख्या थी वो 217 थी। 217 लोग मिलकर के इस कंपनी की शुरुआत किए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे इस कंपनी को जो राज्य लेख द्वारा जो अधिकार प्रदान किया गया था, उसमें 15 वर्षों का अधिकार दिया गया था कि ये कंपनी पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देश का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ब्रिटेन है, पश्चिम में है, यूरोप में है, और ये जो कंपनी है जो पूर्वी देश है जैसे इंडिया है, चाइना है, साउथ ईस्ट एशिया है, इनके साथ व्यापार करेगी। इसको अधिकार प्रदान किया गया। जब इसको अधिकार प्रदान कर दिया गया 15 वर्षों का, तो जाहिर सी बात है इसके बाद प्रशासन की बात आएगी, क्योंकि अगर कंपनी है तो उसका प्रशासन भी करना बहुत जरूरी है। तो प्रशासन के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया। क्या किया गया दोस्तों? एक परिषद बनाई गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब इसका निर्माण हो गया तो इसके निर्माण के बाद एक परिषद बनाई गई जिसमें 24 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। ये बात आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि जब इसका प्रशासन शुरू किया गया था तो इसके परिषद में 24 सदस्य थे, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप बहुत गंभीरता निदेशक मंडल थे 217 लोग। इन लोगों ने अपने में से 24 लोगों को क्या किया? उसमें से नामित किया, एक परिषद बनाई जिसको निदेशक मंडल कहा गया। तो अब इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1726 का एक और राजलेख आता है। जो 1726 का राजलेख आता है, बहुत सारे बुकों में आप पाएंगे तो नहीं दिया रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं पूरे विस्तार के साथ इसे पढ़ाऊंगा। जो 1726 का राज्यलेख था उसमें क्या क्या दिया गया था, थोड़ा सा आप देख लीजिए। 1726 का जो राज्यलेख था उसमें कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास जो प्रेसिडेंसियां बनाई गई थी, उसके राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। जो उस समय के गवर्नर हुआ करते थे कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के, उनको विधि बनाने मतलब नियम कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। इसके पहले यह जो शक्ति थी निदेशक मंडल को प्राप्त थी। मतलब प्रशासन हो रहा है कंपनी का भारत में और निदेशक मंडल है ब्रिटेन में, तो जाहिर सी बात दूरी बहुत थी, तो उससे असुविधा उत्पन्न हो रही थी। उसी असुविधा से बचने के लिए 1726 का एक राज्यलेख जारी किया गया था। इस राज्यलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की क्या दे दी गई थी? स्वतंत्रता दी गई थी दोस्तों। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्ट आता है उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये जान लीजिए कि यही जो 1773 का जो राज्य रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट इसके नाम से यह स्पष्ट है कि मतलब जो रेगुलेशन है, रेगुलेट करना है इस कंपनी को, मतलब नियमबद्ध करना है। इसीलिए 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया, जो कि हमारे संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप इसके बारे में पूरे विस्तार से नहीं जानेंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत कुछ गंवा देंगे। दोस्तों, इस एक्ट से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे देश का संविधान यहाँ से समझिए एक प्रकार से उसकी नींव पड़ जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो हम इन्हीं विशेषताओं के बारे में आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए विशेषताएं क्या हैं। ये जो लॉर्ड नॉर्थ थे पीएम ऑफ ब्रिटेन, कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ पीएम ऑफ ब्रिटेन, की एक गुप्त समिति की सिफारिश पर लाई गया था। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटेन के उस समय के पीएम थे, उन्होंने एक गुप्त समिति बनाई थी, उसके आधार पर यह एक्ट लाया गया था। दोस्तों, इसका उद्देश्य कंपनी को भारत तथा ब्रिटेन में नियंत्रित करना था। इसका उद्देश्य जान लीजिए। ये जो एक्ट था इसका उद्देश्य था कि इस कंपनी को ब्रिटेन में तथा भारत में नियंत्रित किया जाए। अब इसको नियंत्रित करने के लिए दो स्थान थे, एक इंग्लैंड में और एक भारत में। तो जाहिर सी बात है रेगुलेटिंग एक्ट में दो प्रावधान किया गया है। एक प्रावधान है इंग्लैंड के लिए, किसके लिए दोस्तों? इंग्लैंड के लिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, और दूसरा प्रावधान है भारत के लिए। तो ये दोनों प्रावधान यदि आप जानेंगे तभी जाकर के आप समझ पाएंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस प्रकार से काम किया करता था। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। इंग्लैंड में स्वत्वधारी मंडल
जिसे आप कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कहते थे। क्या कहते थे? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। जो निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का प्रतिवर्ष चुनाव करती थी। मतलब ये हुआ कि अभी आपने देखा था कुछ देर पहले कि 217 सदस्य थे। कितने सदस्य थे कंपनी में जिसके लिए पैसा लगाए थे? 217 सदस्य थे, जिसको कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कहा गया है। और ये कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के लोग निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते थे, जो कि प्रतिवर्ष होता था। लेकिन अब ये जो एक्ट आ गया 1773 का, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? इस एक्ट के द्वारा जो प्रतिवर्ष चुनाव होता था, मतलब 1 साल का कार्यकाल होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, निदेशक मंडल का, उसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। तथा इस प्रकार से जो 24 निर्देशक मंडल के सदस्य थे, उसका जो 1/4 था, मतलब अगर 24 था तो 1/4 मतलब 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते थे और 6 का चुनाव हो जाता था। साथ ही साथ निदेशक मंडल का जो चुनाव था, अब वही लोग कर सकते थे जो लोग कंपनी में कम से कम 1000 पाउंड, कितना? 1000 पाउंड का शेयर धारक रहे हों। अगर जिनका शेयर 1000 पाउंड से कम था, उन लोगों को अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये अधिकार उनसे छीन लिया गया कि अब वो निर्देशक मंडल का चुनाव नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये हुआ इंग्लैंड में प्रशासन कंपनी का, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 2 स्थानों पर प्रशासन कर रहा था, एक इंग्लैंड में और एक भारत में। तो इंग्लैंड में क्या किया, इसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद जो अगला है वो है भारत में इसका जो प्रशासन हो कैसे किया गया दोस्तों। अब इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूं कि भारत में जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा प्रशासन कैसे किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत में जो भारत में जो नियंत्रण स्थापित किया गया इस अधिनियम के तहत 1773 के, बंगाल का जो गवर्नर था उसको अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया। अंग्रेजी क्षेत्रों का मतलब था बंगाल, मुंबई तथा मद्रास। और अब इस गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, आप इसे ध्यान में रखिए। पहले इसको गवर्नर कहा जाता था 1773 के पहले जो प्रशासक होते थे, लेकिन अब इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा आपके देश में सबसे पहले जो गवर्नर बने थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था उनका? वारेन हेस्टिंग्स। तो आपसे एग्जाम में सबसे पहले पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का नहीं, कंपनी का आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। शासन की समस्त सैन्य शक्तियां तथा नागरिक शक्तियां, कौन सी शक्तियां? शासन की जो समस्त सैन्य शक्ति थी और नागरिक शक्तियां थी, गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दी गई। मतलब जो भी शासन होता था, शासन के लिए जो जो चीज़ें जरूरी थी, उसकी समस्त शक्तियों को गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी, इस परिषद में 4 सदस्य बनाए गए थे। कितने सदस्य बनाए गए थे दोस्तों? 4 सदस्य बनाए गए थे, उनको सौंप दी गई। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर अगला है गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स थे, उनको जो अधिकार दिया गया था बंगाल, मद्रास और मुंबई का दिया गया था। कहाँ कहाँ दिया गया था दोस्तों? बंगाल, मद्रास और मुंबई का अधिकार दिया गया था। परिषद के जो सदस्य थे, जो 4 सदस्य थे, कई बार एग्जाम में नाम पूछा गया है कि परिषद के जो निम्न में से कौन कौन से सदस्य थे। तो एक सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, दूसरे थे क्लेवेरिंग, तीसरे थे मानसन और चौथे थे वर्वेल। तो अब आपको ये नामों को नोट डाउन कर लेना है, याद रखना है, क्योंकि बार बार परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग। इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों, इसी अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो आपका उत्तर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। कब की गई थी? 1774 ईस्वी में की गई थी। ये जो उच्चतम न्यायालय उस समय बना था, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीसीएस, यूपी पीसीएस तथा यूपीएससी में पूछा जा चुका है। सर एलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे तथा इसके 3 अन्य जो न्यायाधीश थे उसमें एक चैम्बर्स थे, लिमिस्टर थे
तथा हाइट थे। ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे जरूर देख लीजिए। तो नोट कर लीजिए आप, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट, इसके 3 अन्य क्या थे, न्यायाधीश थे। यह एक अभिलेख न्यायालय था। वर्तमान में भी ये व्यवस्था अपने देश में लागू की गई है दोस्तों। यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। मतलब अगर आपको कोई न्याय नहीं मिल पाया, आपको लगता है कि मुझे न्याय पूरा नहीं दिया गया, तो इसके विरुद्ध यदि आपको अपील करनी थी तो आपको ब्रिटेन जाना पड़ता। वहाँ प्रीवी काउंसिल बनाई गई थी, वहाँ पे आप अपील कर सकते थे। इसके अलावा दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को, ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा कुछ और सुधार लाए गए। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को क्या क्या किया गया दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब अब जो ये कंपनी के कर्मचारी थे, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा भारतीयों से व्यापार करने के लिए, निजी व्यापार करने के लिए, तथा लोगों से जो रिश्वत या उपहार जो प्राप्त करते थे उस पर रोक लगा दी गई। तो इस प्रकार से जो 1773 का आपका क्या है, ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं आपको मैंने बता दी। इसकी जो मुख्य विशेषता थी क्या थी, इस एक्ट के द्वारा, जो 1773 का जो एक्ट है, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो 1773 का एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किए गए उसको थोड़ा समझिए। ये जो 1773, एक मिनट, जो 1773 का जो एक्ट है, ये जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में किया गया, जो कंपनी थी उसको 2 स्थानों पर प्रशासित किया गया। कौन कौन सा स्थान था, एक था इंग्लैंड, क्या था दोस्तों, इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या किया गया, देखिए लिखने में थोड़ा समस्या हो रही है, इंग्लैंड, और दूसरा था भारत। इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड में वहाँ पर निदेशक मंडल बना दिया गया, जो उनका 1 साल का जो कार्यकाल था 4 साल का कर दिया गया। भारत में जो अंग्रेजी क्षेत्रों का जो पहले गवर्नर हुआ करता था, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और कंपनी के जो कर्मचारी और अधिकारी थे, उनको जो लेन देन करना होता है, जैसे उपहार लेना था या व्यापार करना था, इन सारी चीज़ों को उनसे अलग कर दिया गया कि अब वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंस महत्व रखता है दोस्तों। और वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे 1773 अधिनियम के अंतर्गत, और ये बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और दूसरे पे आते हैं। अब जो अगला अधिनियम आपका होगा उसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि आप बहुत विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, उनको लगता है कि अब ख़त्म हो गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो चलिए, ये जो अब अगला एक्ट है, इस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या नाम है इसका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। दोस्तों यह एक संशोधनात्मक अधिनियम है। कैसा अधिनियम है, संशोधन है। मतलब जो 1773 का एक्ट लाया गया था उसमें बहुत सारी खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का जो अधिनियम था, उस खामियों को दूर करने के लिए 1781 में एक अधिनियम लाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया है। अब इसको थोड़ा सा आप विस्तार से जानिए, जो एग्जाम में आने वाले बिंदु हैं इसको समझने का प्रयास करिए। साथ ही साथ एडमंड वर्ग के सुझाव पर ब्रिटिश संसद के जो प्रवर समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे, एडमंड वर्ग, याद रखिए इस नाम को नोट कर लीजिए। एडमंड वर्ग के सुझाव पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा बंगाल की सरकार को, कौन की सरकार, बंगाल की सरकार, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब अब इस एक्ट के द्वारा जो संशोधन किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब वो बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना पाएंगे। उसके पहले वो मद्रास और मुंबई के लिए तो बना ही रहे थे, लेकिन इसका विस्तार कर दिया गया बिहार और उड़ीसा के लिए। तथा इसके साथ ही साथ और जो किया गया, भारतीय जो न्याय था उसमें भारतीय रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाए। ये कहा गया कि जो भारतीयों के रीति रिवाज हैं उसको आप ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, उसके अकॉर्डिंग आप कोई कानून बनाइए या उसका कोई आप फैसला दीजिए। इसके बाद फिर क्या था, गवर्नर जनरल की परिषद जो अब जो नियम बनाएगी उससे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना होगा। मतलब ये हो गया कि जो हमारी गवर्नर जनरल थी,
अगर अब ये कोई कानून बनाती है, क्या बनाती है, अगर ये कोई कानून बनाती है तो उसको अब उच्चतम न्यायालय के पास, जो उच्चतम न्यायालय 1774 में बनाया गया था दोस्तों, उसके पास पंजीकृत नहीं कराना होगा। नहीं तो इसके पहले क्या था, कोई भी कानून बनाते थे लोग, गवर्नर जनरल लोग, तो उसको उच्चतम न्यायालय के पास ले जाना पड़ता था। अगर न्यायालय उसको मान लेता था तो ठीक था, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती थी। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारता थी उससे मुक्त कर दिया गया, किसको, गवर्नर जनरल को। और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय की जो राजस्व अधिकारता थी उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि अब आप राजस्व के मामले नहीं देखेंगे, अब आप सिर्फ और सिर्फ कानूनी मामले देखेंगे। और इसी के साथ ही साथ राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। तो ये जो अधिनियम था बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें आपने देखा कि राजस्व मंडलों की स्थापना हुई, उच्चतम न्यायालय के चंगुल से जो है, जो गवर्नर जनरल थे उस समय के, जैसे वारेन हेस्टिंग्स, उनको मुक्त किया गया। और जो इसका मतलब अधिकार क्षेत्र था कानून बनाने का बंगाल की सरकार का, उसको बिहार और उड़ीसा के लिए भी बढ़ा दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा अधिनियम आता है उसका जो नाम है उसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कहा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में भी आप जान लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है, तो हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में अच्छे से जानें। पिट्स इंडिया एक्ट, कई बार जो छोटे एग्जाम होते हैं छोटे लेवल पे, जैसे किसी मतलब परीक्षा में, तो वहाँ पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया, तो आप बताएंगे 1784 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया, 1784 ईस्वी में लाया गया। अब दोस्तों ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम आपको बताना चाहेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह अधिनियम ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, मतलब जो भारत में ब्रिटिश के क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश ताज का मतलब जो वहाँ की राजशाही है उसका स्वामित्व का ये पहला वैधानिक दस्तावेज था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत पर ब्रिटिश ताज का सबसे पहला जो वैधानिक अधिकार था या दस्तावेज था वो कौन सा अधिनियम था, तो आप बताएंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों यह जो व्यापार जो दस्तावेज था इसने कंपनी के क्रियाकलापों को दो प्रकारों से नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसने क्या किया, व्यापारिक क्रियाकलाप, कंपनी को जो निदेशक थे उनके ऊपर जो है इसको मतलब ले लिया गया कि अब आप व्यापारिक क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उसको नियंत्रक मंडल को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, नियंत्रक मंडल, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें 6 सदस्य बनाए गए थे और ये जो 6 सदस्य थे इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये 6 सदस्य कौन कौन थे, ये जो 6 सदस्य थे ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो सम्राट के अधीन काम करता था, जबकि जो आपका गठन इसका हुआ था भारत का गवर्नर जनरल इसके अधीन राजनीतिक फैसला करेगा। अब गवर्नर जनरल नियंत्रक मंडल के अनुमति के बिना देशी राज्यों से युद्ध तथा संधि नहीं कर सकता था। दोस्तों इसके पहले क्या था, प्रॉब्लम ये हो रही थी इसके पहले कि जब भी गवर्नर जनरल को लगता वो किसी भी राज्य से संधि कर लेता था, कहीं लड़ाई कर लेता था, इससे दिक्कत हो जाती थी। अब जो नियंत्रक मंडल था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन का, वो जो सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामले थे उसको जो है नियंत्रक मंडल सम्राट के अधीन ला दिया गया। और सम्राट के अधीन लाने के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके अधीन राजनीतिक जो फैसला करेगा, अब गवर्नर जनरल नियंत्रक मंडल की अनुमति के बिना, मतलब अगर कोई भी फैसला इसको लेना था नियंत्रक मंडल को, मतलब गवर्नर जनरल को, तो जाहिर सी बात है ये फैसला अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के बाद ही ले सकता था। इसके साथ ही साथ दोस्तों गवर्नर जनरल की जो परिषद तथा प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जो गवर्नर जनरल की सदस्यों की संख्या थी पहले 4 थी, अब उसको घटाकर 3 कर दी गई। अर्थात अगर वीटो करने की बात की जाए तो जब 3 रहेगा तो अगर कोई भी सदस्य उसकी तरफ रहेगा तो जाहिर सी बात है गवर्नर जनरल किसी भी कानून को बना सकता था। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। जो हमारे गवर्नर जनरल थे, अब जो उनकी प्रांतीय सरकार थी जैसे बंगाल की सरकार, उड़ीसा की सरकार, उसकी सरकार को बर्खास्त करने का भी अधिकार इनको दे दिया गया। दोस्तों अब इसके बाद क्या किया गया, अगला जो इसमें मतलब था कि मतलब इसमें भी कुछ दिक्कतें थी, उसको दूर करने के लिए फिर एक अधिनियम बनाया गया जिसको कहा गया है 1786 का अधिनियम। क्या कहा गया है, 1786 का अधिनियम,
जो 1786 का अधिनियम है, इसमें देखिए क्या है, गवर्नर जनरल को वीटो तथा प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। क्या दी गई? जो गवर्नर जनरल था वो वीटो कर सकता था दोस्तों। यह दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को मतलब ये उनका मांग था कि हमको वीटो पावर मिलना चाहिए तथा प्रधान सेनापति की भी सारी शक्तियां मिलनी चाहिए, जिसके लिए 1786 का अधिनियम बनाया गया और इन्हें ये सारे अधिकार दिए गए दोस्तों। इसके बाद जो अगला अधिनियम है वो है 1793 का चार्टर एक्ट। ये पहला चार्टर एक्ट था दोस्तों। जो 1793 का चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, कंपनी का जो अधिकार है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना निश्चित कर दिया गया। इसके पहले वो ब्रिटेन देता था। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन करने की नींव डाली गई। मतलब अब जो कुछ भी मतलब किया जाएगा उसके लिए एक जो विधि बनाई जाएगी वो लिखित होगी। कैसी होगी दोस्तों? लिखित होगी। मतलब अब जो भी विधि होगी उसे लिख करके दिया जाएगा, लिखित कानून बनाया गया। सभी कानूनों एवं विनिमयों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। मतलब जो भी कानून बनेगा उसका जो विनिमय होगा, नियम होगा, उसकी जो व्याख्या है कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। जो मतलब न्यायालय होगा उस समय का, जैसे जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, वो करेगा। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसकी मुख्य विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चार्टर एक्ट है उसका नाम है 1813 का चार्टर एक्ट। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है। हम चाहते हैं कि आप इस चार्टर एक्ट को बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। मतलब जो 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया, इसमें जो कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार, आप याद करिए जो मैंने शुरुआत में बताया था कि 1600 ईस्वी में जो आपको 15 वर्षों का अधिकार मिला था कंपनी को, अब उसको तो बढ़ाया गया था बाद में, लेकिन 1813 में आकर के इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा इस एकाधिकार को सभी ब्रिटिश नागरिकों को प्रदान किया गया। मतलब जितने भी ब्रिटिश के नागरिक थे उनको सबको ये अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद फिर जो अगला है उसमें आपको समझना है चीन का साथ जो व्यापार और चाय का जो व्यापार था इसको छोड़ करके, मतलब अभी भी कंपनी चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, चाय का व्यापार कर सकती थी, लेकिन अन्य देशों के साथ नहीं कर सकती थी। इसके साथ ही साथ एक जो और इसके साथ निर्णय लिया गया ये था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई। मतलब जो भी ईसाई मिशनरियां थीं उनको भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई। साथ ही साथ भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख का व्यय किया गया। मतलब अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी भी एग्जाम को आप ले लीजिए, चाहे आईएएस पीसीएस किसी को ले लीजिए, बार बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख का व्यय का प्रावधान किया गया। तो आप बताएंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के तहत भारतीयों के ऊपर 1 लाख का व्यय किया गया, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा दोस्तों अगला क्या है, भारत के सभी गवर्नरों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। मतलब क्या हुआ इसका, जो अब कानून जो बनाया जाएगा, जो भी गवर्नर कानून बनाएंगे अब उसको ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होगा। मतलब बिना ब्रिटिश संसद के अनुमोदन के अब कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ इसकी जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। मतलब जो आजकल जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें हैं विभिन्न मामलों में कर लगाती है, जैसे उसमें 29 विषय दिए गए हैं, तो उसी प्रकार से उनको कुछ अधिकार दिए गए कि जो स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं वो कर लगा सकती हैं और अपना जो बजट है उसको पूरा कर सकती हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो अधिकार था ये 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। मतलब जो कंपनी का अधिकार था, मतलब अधिकार पत्र था कंपनी का व्यापार करने का, तमाम चीज़ों को करने का, इसका जो शासन था 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 1813 का अधिनियम है पूरा विस्तार से पढ़ा दिया। अब इसका जो नेक्स्ट भाग होगा उसको हम भाग 2 में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा संवैधानिक विकास आपको इस चैनल पर देने जा रहा हूँ। दोस्तों
ये जो आपने यहाँ तक पढ़ा है, अगर अभी यहाँ तक आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसको अच्छे से देखिए और देखने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। वहाँ पे आपको हम लाइव सेशन करेंगे और पूछेंगे, कुछ प्रश्नों को क्विज कराएंगे, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।